अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। केमिकल इक्विलिब्रियम का आर्टिकल हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि जो भी जनरल टर्मिनोलॉजीज़ इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होनी है वो हमने डिस्कस कर ली थी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट्स को भी हमने दो तरह से देखा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने चले हैं। तो सबसे पहली बात हमने इक्विलिब्रियम की बात कर ली थी। अब इक्विलिब्रियम की नॉर्मली दो टाइप्स होती हैं, एक आयनिक इक्विलिब्रियम होता है और एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात हम आगे जाके करेंगे, लेकिन ये जो चैप्टर है हमारा वो केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर है, तो हम इस चैप्टर के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम को ही लेके चलेंगे। अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर अगर हम आते हैं या इक्विलिब्रियम की हम नॉर्मली बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब, जब भी हम एक इक्विलिब्रियम की टर्म यूज करते हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। कोई चीज बैलेंस के अंदर है तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक बॉक्स पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर अगर देखें इस तरफ से एक फोर्स लग रही है F और इस तरफ से भी एक फोर्स लग रही है F। तो अब ये दोनों तरफ से लगने वाली फोर्सेस अगर बराबर हैं तो ये जो दरमियान में पड़ा हुआ बॉक्स है, ये बॉक्स हमारे पास जो है ये स्टैटिक रहेगा, यानी अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स रहेगा, ये पोजीशन अपनी चेंज नहीं करेगा। तो हम कहेंगे ये जो इसकी पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, यानी नॉर्मली जो है ये अपनी पोजीशन जो है वो फिक्स रखे हुए है, क्योंकि इसकी तरफ चारों तरफ से या दोनों तरफ से लगने वाली फोर्सेस जो है वो बराबर है। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि एक बिल्डिंग है, तने तनहा बिल्डिंग एक खड़ी हुई है, तो वो गिरती नहीं है, खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग से चारों तरफ अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो चारों तरफ हवा का प्रेशर है और हवा का प्रेशर चारों तरफ से बराबर है। लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से लगने वाले जो है वो फोर्स जो है वो बराबर है। इस वजह से वो बिल्डिंग जो है वो स्टैटिक पोजीशन में खड़ी रहती है, गिरती नहीं है। तो इस किस्म की जो इक्विलिब्रियम होता है, इस इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो नॉर्मली फिजिकल फिनोमिनास के अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमें नजर आता है। जैसे मैं हूं, मैं यहाँ पे स्टैटिक खड़ा हूं क्योंकि मेरे पर चारों तरफ से लगने वाली फोर्सेस जो है वो बराबर है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से लगने वाली फोर्सेस बराबर है। तो इसी तरह किसी भी चीज नॉर्मल फिनोमिनास के अंदर आप देखते हैं कोई भी चीज अपनी जगह पे फिक्स पड़ी है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उस पर चारों तरफ से लगने वाली फोर्सेस जो है वो इक्वल होती हैं, तो वो बैलेंस के अंदर है, अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करती। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो वो हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब है मोबाइल, यानी चलती फिरती, यानी इक्विलिब्रियम तो है लेकिन रुकी हुई ना हो, मूवेबल होनी चाहिए, यानी ऐसी इक्विलिब्रियम जो मूवेबल है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक क्लास है, क्लास के अंदर तकरीबन 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और क्लास के दो डोर्स हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, इधर से दो स्टूडेंट्स एंटर होते हैं, उधर से दो स्टूडेंट्स बाहर निकल जाते हैं, इधर से मजीद दो स्टूडेंट्स एंटर होते हैं, उधर से दो स्टूडेंट्स और बाहर निकल जाते हैं। अब देखें कि दो स्टूडेंट्स एंटर होकर दो स्टूडेंट्स बाहर निकल गए तो क्लास के अंदर के जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो फिक्स हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो 50 ही रहेगी, क्योंकि 50 बैठे थे, दो एंटर हुए तो वो 52 हुए, दो वहां से बाहर निकल के वो दोबारा 50 हो गए। तो ये जो सीन है, जब एंटर होने वाली तादाद और बाहर निकलने वाली तादाद बराबर होती है तो कमरे के अंदर बैठे हुए स्टूडेंट्स की क्वांटिटी जो है वो फिक्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर हम अंदर देखेंगे तो क्लास के बच्चों की तादाद नहीं चेंज हो रही, क्योंकि वो 50 के 50 है, लेकिन बच्चे एंटर भी हो रहे हैं, बच्चे बाहर भी निकल रहे हैं। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। नॉर्मली जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम लोग इक्विलिब्रियम देखेंगे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, और नॉर्मली ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम यानी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम ही होती है। तो इसलिए हमारा जो चैप्टर है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर है, यानी इसके अंदर हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस नहीं करना, हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है। लेकिन पता होना चाहिए कि हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो स्टैटिक का मैंने आपको हवाला दे दिया, और अब इस चैप्टर के अंदर जो डायनामिक जो इक्विलिब्रियम हमने पढ़ना है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, अब हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, यानी हमने जो इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है डायनामिक इक्विलिब्रियम, हमने देखना है कि वो किस किस्म के रिएक्शंस के अंदर पाया जाता है। नॉर्मली हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या दोनों रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम पाया जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि होता ही है कि नॉर्मली जो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी इस तरह के दो रिएक्शंस हैं। रिएक्शन हमने पिछले टॉपिक के अंदर देख लिया है। अगर आप पिछला लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले आप वो पिछला लेक्चर देखें, ताकि आपको जनरल टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपको सीखने को मिलेंगी वहाँ पे, कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और बाकी चीज़ें सारी की सारी।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, यानी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी लेट्स सपोज ए और बी, ये दो चीजें आपस में रिएक्शन कर रही हैं और ये प्रोडक्ट बना रही है सी और डी। यानी ये ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रही है, लेकिन सी और डी रिएक्ट करके दोबारा ए और बी नहीं बना सकती, यानी रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ सकता। तो इस किस्म की रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल, यानी जो रिएक्शन एक तरफ तो जा रहा है दूसरी तरफ वापस नहीं आ रहा, तो ये इरिवर्सिबल। लेकिन अगर इसके मुकाबले में कोई ऐसा रिएक्शन है जो कि ए और बी रिएक्शन करके सी और डी बना रहे हैं और दोबारा सी और डी ब्रेक होके दोबारा ए और बी के अंदर चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहे हैं। अच्छा, ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये वन वे, यानी एक तरफ चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। लेकिन अगर उसके मुकाबले में रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं तो वो फॉरवर्ड से वो आगे की तरफ भी जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। अच्छा, यानी इसका मतलब अगर रिवर्स रिएक्शन को देखें तो इसके अंदर दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये वाला, ये जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं इस किस्म के रिएक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके या डीकंपोज होकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं इसको कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, या फिर हम इसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन या फिर रिवर्स रिएक्शन। तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है सिर्फ इसके अंदर एक ही रिएक्शन हो रहा होता है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं तो इसके अंदर दो रिएक्शन हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो इसके अंदर एक रिएक्शन यानी सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड, और इसके अंदर दो रिएक्शन, फॉरवर्ड भी हो रहा है और रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ लिख दी है। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो एसिड बेस रिएक्शन जो होते हैं, यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, जिस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो एसिड की खासियत है कि हाइड्रोजन लूज करना है, प्रोटॉन डोनेट करना है, और बेस की खासियत है कि हाइड्रोक्साइड आयन लूज करना है। तो ये जब रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। अब देखें ये जो रिएक्शन है इसके अंदर एसिड और बेस ने रिएक्शन किया है। एसिड की खासियत है कि वो हाइड्रोजन लूज करेगा और बेस की खासियत है कि वो हाइड्रोक्साइड आयन लूज करेगा। अब लेने की खासियत नहीं है, वो दोबारा लेता नहीं है। तो इस वजह से हाइड्रोजन, ये HCl ने प्रोटॉन लूज कर दिया या हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, NaOH ने बेस, यानी ये बेस है तो इसने हाइड्रोक्साइड आयन लूज कर दिया। तो इसके नतीजे में जब NaCl बना है तो NaCl और वाटर दोबारा रिएक्शन करके HCl और NaOH नहीं बना सकते। दूसरे हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। यानी हमने दो चीजों को रिएक्शन करवाया, AgNO3 और NaCl, यानी ये दोनों चीजें पानी के अंदर सॉल्युबल होती हैं बेसिकली। तो AgNO3 का सॉल्यूशन बनाया, NaCl का सॉल्यूशन बनाया, उन दोनों सॉल्यूशंस को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने से आयन एक्सचेंज हुए, यानी इसका ये जो सोडियम यहाँ पे NO3 के साथ रिएक्शन करके NO3 बना लिया, NaNO3। अब ये चीज पानी के अंदर सॉल्युबल है। लेकिन इसका ये जो सिल्वर था Ag, इसने इसके क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके AgCl बनाया, तो ये जो AgCl है ये प्रेसिपिटेट बन गया। अब यानी इन दोनों के रिएक्शन यानी आयन एक्सचेंज होने से ये दो रिएक्शंस तो हो गए, यानी ये दो प्रोडक्ट्स बने हमारे पास। इनके अंदर एक प्रोडक्ट ऐसा जो कि प्रेसिपिटेट्स, ये प्रेसिपिटेट्स को PPT से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो AgCl है, प्रेसिपिटेट्स बने हैं, ये दोबारा प्रेसिपिटेट्स NaNO3 के साथ रिएक्शन करके ये दो चीजें दोबारा नहीं बना सकते। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। और अगर उसके बाद कंबस्टन रिएक्शन की बात करते हैं, यानी किसी चीज का जलने का अमल है। जलने के अमल के लिए हमें पता है कि दो चीजें चाहिए होती हैं, एक फ्यूल और दूसरा ऑक्सीडेंट। फ्यूल के तौर पे कार्बन इस्तेमाल हो सकती है, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के और नॉर्मल से एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कंबस्टन का अमल जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस्तेमाल होता है। फ्यूल कार्बन है और ऑक्सीडेंट यानी जो उसको जलने में हेल्प कर रहा है वो ऑक्सीजन होता है। तो कार्बन जब भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा ब्रेक होकर कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो कंबस्टन रिएक्शन है ये भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। तो ये तीन टाइप्स होगी, एसिड बेस रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और कंबस्टन रिएक्शन। ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। और उसके बाद अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो बेतहाशा एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। ये पूरे चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना ही जो है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, N2+3H2, ये हमारे पास NH3 बन जाता है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास 2 मोल एमोनिया बन जाता है। उसी तरह हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। PCl3 और Cl2 रिएक्शन करके PCl5 बना देते हैं। उसके बाद NO जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये ब्रेक होकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बना देते हैं। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये दोबारा रिवर्स हो गए, यानी ये यहाँ से यहाँ की तरफ भी जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है।
अब इन चीजों के बारे में, इन रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। बात ये की थी कि क्या ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये हर किस्म के रिएक्शन के अंदर होता है, तो नहीं। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन दो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसमें हो सकता है ऐसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए। बैलेंस करना है ना हमने, यानी दोनों की क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाए। अगर यहां पे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट कांस्टेंट हो गई है। अब एक चीज इसके अंदर स्पेसिफिक याद रखनी है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट कांस्टेंट हुई है, इक्वल नहीं हुई। यानी ऐसे नहीं है कि जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो 50% रिएक्टेंट्स और 50% ही प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हुआ है उसके अंदर 20% रिएक्टेंट है और 80% प्रोडक्ट है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर 80% रिएक्टेंट है और 20% प्रोडक्ट है। कुछ रिएक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर 50-50% दोनों चीजें। तो मुख्तलिफ कंडीशन हो सकती है, लाजमी नहीं है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है उस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट इक्वल हो, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट से मुराद है कि अगर जिस वक्त इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है 20% रिएक्टेंट है 80% प्रोडक्ट है, तो जब उसके अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया उसकी क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद अगर आप ऐसे करते हैं कि ये चीज उस वक्त तक होती है जब तक टेम्परेचर फिक्स रहता है, यानी हम आगे चल के ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो हमें उससे काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं आपके सामने दो ग्राफ बनाऊंगा। एक ग्राफ में आपके सामने प्लॉट करूंगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन भी मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बात कर दी थी। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के दरमियान कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आता है। उसके बाद दूसरी बात हम कंसंट्रेशन और टाइम के साथ